नमस्कार। चलिए अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ाते हैं 2 कदम और आज चर्चा करते हैं हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। जी हाँ, हृदय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बारे में जानकारी हमारे पास होनी बहुत ही लाजमी है, तो इसीलिए इस विषय को हमने चुना है और आज हमारे ज्ञान को विस्तार देंगे BHU के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार। तो चलिए आपसे भी करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हृदय की बात आती है तो ऐसा अमूमन ये देखा गया कि एक ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का, एक ऐसा अंग है जो जीवन के साथ धड़कना शुरू करता है और जब उसकी धड़कनें रुकती हैं तो इसका मतलब कि अब हमारी ये जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में इसका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है हृदय की संरचना, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और किन किन लापरवाहियों की वजह से होती हैं, ये सब आपसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन चाहेंगे सबसे पहले कि हृदय के बारे में क्या वो महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी को जानना ज़रूरी है। जैसा आपने सही कहा मीनाक्षी जी की, हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। ये एक केंद्र है जी। और जिससे कि सारे शरीर के जितने खून का प्रवाह जो इससे निकलता है, इसके कारण शरीर के बाकी सारे अंग का सुचारू रूप से काम होता है जी। और ये एक इस तरह के मांसपेशी से बना होता है जो कि हमें निरंतर धड़कता रहता है जी। और ये इसके धड़कने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो कि खून के प्रवाह से मिलता है। तो ये हृदय की मांसपेशी को रक्त प्रवाह करने के लिए इसकी अपनी आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये आवश्यक है कि वो कोरोनरी आर्टरी में कोई भी बाधा अवरोध ना हो, जिसके कारण कि हृदय की मांसपेशी को हमेशा ब्लड मिल सके और जिसके कारण वो स्वस्थ रहे और निरंतर धड़कने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम काम करते हैं या कोई भी हम जब बैठे रहते हैं तो हृदय को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो कम होती है जी। लेकिन जब भी हम कोई मेहनत का काम करते हैं या दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उस समय जो है सो रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। उस समय हृदय के धड़कने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो उसमें जो है हृदय को ज़्यादा रक्त प्रवाह की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय अगर कोई भी अवरोध रहता है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो जो है सो उस समय ज़्यादा परेशानी दिखाता है। उसके कारण जो है सो हृदय को ठीक से मांसपेशी को खून नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जब भी कोई मेहनत का काम करते हैं तो उनको छाती में दर्द होता है जी। तो ये एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो ये शुरुआत होती है धीरे धीरे, लेकिन ये जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है नस में, तब जो है सो हृदयाघात हो सकता है। वो मांसपेशी को जब संपूर्णतः ब्लड नहीं मिलता है जी, तो मांसपेशी डैमेज हो जाता है, जिसको कि हार्ट अटैक बोलते हैं। ये जो है सो आकस्मिक होती है और जो है ये आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है इस बीमारी के कारण। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अगर हम लापरवाही कर रहे हैं और अपने शरीर और अपने हृदय के संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं समय रहते ही कि हम सजग हो जाएं। तो हृदय से जब जुड़ी हुई कोई समस्या होती है जो हृदयाघात की तरफ बढ़ती है, वो संकेत कौन कौन से होते हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो जैसा मैंने कहा कि आपको जो हृदय को जब रक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस समय अगर कोई भी आप मेहनत का काम करते हैं जी, तो जब हृदय के मांसपेशी को खून नहीं मिलता है तो छाती में दर्द की तरह महसूस होता है। तो इस तरह शुरुआत इसी तरह से होती है। लोगों को कोई भी मेहनत का काम करते हैं या फिर दौड़ते हैं या सीढ़ी तेज़ी से चढ़ते हैं तो उनको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, या फिर अगर हृदय की मांसपेशी कमज़ोर होने लगती है तब उनको लगता है सांस फूल रही है। तो वो जो है सो कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो बोलते हैं कि हम जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है। तो ये जो है सो एक मतलब जो धीरे धीरे जो जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाता है ये परेशानियां भी बढ़ती जाती है। और जब ब्लॉकेज संपूर्ण तरीके से हो जाता है, जिसमें कि अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से जो है सो बंद हो जाता है, तब ये हार्ट अटैक की तरह होता है। तो उसमें परेशानी अलग तरीके की होती है। उसमें जो है लोग कहते हैं कि उनको अचानक छाती में दर्द होता है, जिसके कारण और छाती का दर्द वो काफ़ी तेज होता है। वो जो है उनको छाती पे शुरुआत होती है, लेकिन ये बाएं तरफ जो है सो ज़्यादा जाता है या फिर जॉ की तरफ जाता है, जबड़े की तरफ जाता है। और उसके साथ साथ मरीज़ महसूस करता है क्योंकि उसको काफ़ी पसीना आ रहा है और कभी कभी उनका अगर उस समय खून की प्रवाह कम हो जाती है जो मस्तिष्क को, तो उस समय चक्कर भी आता है या बेहोश हो सकते हैं। तो ये सारी परेशानियां जो है सो अगर हृदयाघात हो तो वो जो है सो इस तरह के लक्षण उनको हो सकते हैं जी।
तो ये वो लक्षण है जो हृदयाघात के समय किसी मरीज़ में देखने को मिलते हैं। लेकिन शुरू से ही कुछ और भी बातें हैं जिसे समझना ज़रूरी है। वो वजह हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान, क्या वो कारण है, चाहे जेनेटिक जो है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें ये समस्या कभी आए ही ना। तो ये अगर आप मतलब ये देखना चाहेंगे कि इसमें किन कारणों से ये जो कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ सकती है जी। और किस तरह के लोग इस तरह प्रभावित होते हैं जी। तो इसको हम दो किस्म में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो है सो एक किस्म में वो लोग होते हैं जिनको कि वो रिस्क पे होते हैं। तो रिस्क भी जो है सो रिस्क फैक्टर मतलब जो है सो आपकी बीमारी होने की संभावना आम जनता से ज़्यादा होती है जी। तो रिस्क फैक्टर्स में कुछ होते हैं जिसको हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जिसको कि आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, और कुछ होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसमें नॉन मॉडिफाइबल में जेनेटिक, जैसा आपने बताया जेनेटिक इनहेरिटेंस, तो अगर किसी के फर्स्ट डिग्री फैमिली ब्लड रिलेटिव में, जैसे कि माँ, पिता, भाई, बहन, अगर उनमें से किसी को भी हृदयाघात होता है तो ये संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि उस तरह के मनुष्य को ये जो है हृदयाघात होने की संभावना आम जनता से कम 20 गुना ज़्यादा रहता है जी। और दूसरा ये है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको कि आप इनहेरिट करते हैं, तो वो जो है सो इनहेरिट इन द सेंस लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर आपके लाइफ स्टाइल के कारण होता है जी। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपका वजन है, दूसरा अगर काफ़ी वसा युक्त खाना खाते हैं जिसमें कि फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है आपके खाने में, तो वो जो है सो कोलेस्ट्रॉल की परत जम जाती है वो आर्टरी में और वो जो है ब्लॉकेज की संभावना बढ़ाती है जी। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी और या फिर मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, तो ये आपका रिस्क फैक्टर और बढ़ाता है और ये संभावना जो है सो और बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ आपकी आदतें, अगर जो है आप दिनचर्या में आपका नियमित व्यायाम शामिल नहीं है और आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब कम से एक जगह बैठ के काम करने वाले या तो आपका ऑक्यूपेशन है या जो भी आपका कार्यशैली है, तो उसमें जो है सो संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर आपकी कुछ आदतें, जैसे कि आप सिगरेट पीने की आदत या फिर अत्यधिक शराब पीने की आदत, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ाती है जी। और वो जो कॉरोनरी आर्टरी होती है उसको डैमेज करती है। इसके कारण जो है सो ब्लॉकेज की संभावना बढ़ती है और हृदय से संबंधित जो हृदयाघात होने की संभावना है ये भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को समझना है और इस पे ध्यान देना है कि हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारा जीवन संकट में आ जाए। जानते हैं कि हृदयाघात अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना चाहिए ताकि उस मरीज़ की जान बचाई जा सके। जी डॉक्टर साहब। तो ये जैसा मैंने बताया था कि जो क्लासिक तरीका जो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि आम तौर पे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हृदयाघात किसी को हो तो उसको बहुत तेज़ की छाती में दर्द होती है, काफ़ी जकड़न जैसी महसूस होती है, वो एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब काफ़ी पसीना आता है जी। और उस तरह के मरीज़ को जो है आपको ये और कुछ पेशेंट जो ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं तो उनको पहले तो कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं कि ये गैस हो गया, इस तरह की धारणा बहुत ज़्यादा है लोगों में, लेकिन उनको समझना चाहिए कि गैस का बीमारी तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो है हृदयाघात है अगर उसका सही समय पे उसका सुचारू तरीके से इलाज नहीं हो तो ये हृदय के काफ़ी बड़े मांसपेशी को डैमेज कर सकता है, जिसके कारण जो है सो आप वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए आपका पहला जो है रिएक्शन होना चाहिए कि जो है कुछ चीज़ें जो है अगर आप पहले से समझते हैं तो वो जो है कुछ दवा जैसे हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो एक प्राइमरी एड की तरह भी होता है। तो अगर आपके पास इकोस्प्रिन टैबलेट है, इकोस्प्रिन टैबलेट जो क्या करता है प्लेटलेट को जो खून का थक्का बनने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करता है। तो अगर आपके पास इकोस्प्रिन टैबलेट है तो वो एस्प्रिन टैबलेट आप जो है सो 325 मिलीग्राम हम कहते हैं कि हाई डोज, वो आमतौर पे 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम दिया जाता है, तो वो आप ले लें तुरंत। और जो है सो एक होती है सॉर्बिट्रेट जो कि जो कॉरोनरी आर्टरी होती है उसको डायलेट करती है, उसमें खून रक्त का प्रवाह बढ़ाती है जी। तो वो आप जो है सो जीभ के नीचे रख सकते हैं। तीसरा जो है एट्रोवास्टेटिन जो होता है स्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, तो वो हम हाई डोज पे देते हैं। तो ये 2-3 दवा जो है सो हम इमीडिएटली उनको एडवाइस करते हैं कि आप लें। और
जल्दी से जल्दी जांच कराएं। तो जांच में जो है हम ईसीजी में देखते हैं, ईसीजी में कोई चेंजेज आता है तो उससे पता चलता है कि अगर आपके कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या मांसपेशी प्रभावित हो रही है तो वो चेंज जो है सो दिखाई देता है। उसके अलावा जो है सो अगर हृदय की मांसपेशी में अगर डैमेज आना शुरू हो गया जी, तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन लेवल, CPK-MB लेवल। तो ये सारी चीज़ें जो है सो ये बहुत ही सेंसिटिव मार्कर होते हैं और ये ब्लड टेस्ट तुरंत आपको बताता है कि ये जो है सो क्या संभावना है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये सारी टेस्ट जो है सो जितना जल्दी हो सके, आजकल तो ये टेस्ट आमतौर पे उपलब्ध है। अगर आपके नियरेस्ट कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है तो वहाँ से करवा सकते हैं आप, सबसे करीबी अस्पताल में जाके करा सकते हैं जांच। लेकिन इसमें अगर आप जितना डिले करते हैं जी, तो अगर ये हृदयाघात है तो ये आपके मांसपेशी को इरिवर्सिबली डैमेज कर सकता है। तो उसके कारण जो है सो आपका जो रिजल्ट मिलेगा, अगर आप सही समय पे उस पर ये काम न करें तो ये प्रॉब्लम जो है सो काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है जी। और एक और चीज़ होता है जिसमें कि जैसे कुछ मरीज होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ के मरीज का क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय पे उनका खून मतलब जो ये ब्लड शुगर की जो लेवल रहती है ज़्यादा रहती है तो उससे नर्व प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह के मरीज को मतलब हार्ट अटैक होने पे भी उनको जो है सो एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होता जी, और उनको जो है सो छाती का दर्द भी जो है सो ज़्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन उनको ये लगता है कि उनकी सांस फूल रही है या फिर वो जो है सो अचानक मतलब काफ़ी बीमार हो गए हैं। तो उस तरह के मरीज को भी जो है सो ये ज़रूरी है कि ये पहला संभावना जो है कि हृदयाघात हो सकता है जी, ये सोच करके उसी लाइन पे उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो जो मधुमेह के मरीज़ हैं वो ज़्यादा ध्यान दें और साथ में जिनको उच्च रक्तचाप यानी बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें भी सजग रहने की ज़रूरत है। नियमित कौन कौन सी जांच करवाते रहना चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको भी, और आमतौर पे किस उम्र के बाद हमें कौन सी जाँच करवाते रहना चाहिए जिससे कि हृदय में कोई समस्या है या नहीं ये पता कर सकें? ये हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि नॉर्मली हेल्दी एडल्ट जी अपने आप को हेल्दी महसूस करते होंगे, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद हर एक पुरुष को जो है एनुअल चेकअप करवाना चाहिए। और एनुअल चेकअप में जो है खून की जांच होती है जिसमें कि जिस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, जो लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। तो उसमें जो है सो हम देखते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। कोलेस्ट्रॉल की उसमें भी विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के लिपिड होते हैं, जैसे LDL होता है, HDL होता है। तो उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो HDL की मात्रा अगर ज़्यादा रहती है तो ये एक अच्छी बात है। ये जो है सो आपको मतलब कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना को कम करता है। लेकिन LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, अगर LDL की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो जो है आपको ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज की संभावना को बढ़ाता है। तो ये हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL और HDL की अनुपात को देखते हैं। उसके अलावा जो है सो हम देखते हैं कि आपकी क्या प्रवृत्ति है। एक हम आजकल काफ़ी, जैसे मैंने बताया था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ख़ास करके मॉडर्नाइजेशन के कारण जी, और खान पान और कुछ जो आदतें होती है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उसके कारण जो है वो एक उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो उसमें जो है सो एक प्रोफाइल बन जाता है मरीज़ का जिसमें कि सेंट्रल ओबेसिटी के साथ साथ उनका ये ब्लड डिरेंजमेंट भी काफ़ी होता है। तो उसमें जो है सो HbA1c लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ये दो चीज़ें जो है सो हम देखते हैं जिससे कि उनकी प्रवृत्ति डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें कि प्रवृत्ति है कि उनको डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी है या फिर ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है। तो ये ब्लड टेस्ट ये आवश्यक है, अपार्ट फ्रॉम बाकी जो रूटीन ब्लड टेस्ट होती है। और अगर इसमें कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या पेशेंट को कोई भी सिम्टम रहता है तो हम ECG कराते हैं, जो TMT कराते हैं। TMT जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसमें जो है सो अगर कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज की संभावना रहती है तो डायनेमिक चेंजेस जो ECG में रहता है, खास करके जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो आपका जो है सो काफ़ी सेंसिटिव इंडिकेटर है कि आपको बताता है कि आपको क्या संभावना है कि आपको ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो मरीज जो हाई रिस्क पे हैं उनको जो है सो रूटीन चेकअप की एडवाइस दी जाती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या फिर जो ब्लड शुगर, डायबिटीज़ के बीमारी से प्रभावित रहते हैं, या जिनको जो है सो अर्ली एज में कभी भी ऐसा हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रूटीन चेकअप जो है सो रेकमेंड किया जाता है।
बिल्कुल। और इसके बाद अगर किसी को हृदयाघात हो गया है तो कौन कौन से इलाज के तरीके आज के समय में मौजूद हैं जो आगे उनको दोबारा ये रिपीट ना हो, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें? जी। तो जैसा मैंने बताया था, हृदयाघात अगर हार्ट अटैक हो रहा हो या फिर आप ये संभावना है कि ये प्रवृत्ति है जो कि आगे बढ़ सकती है जी। जैसे ही ये डायग्नोसिस होता है, तो डायग्नोसिस तो जैसे मैंने बताया था कि कार्डियक एंजाइम करते हैं, तो उसमें 2 तरह के हार्ट अटैक बताया जाता है। एक STEMI जिसमें ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, तो उसमें ECG चेंजेज होते हैं, उसके साथ साथ वो कार्डियक मार्कर्स बढ़े रहते हैं। एक होता है नॉन STEMI जिसमें कि ST एलिवेटेड नहीं हो रहता है लेकिन फिर भी कार्डियक एंजाइम बढ़े रहते हैं जी। तो और डॉक्टर साहब यहीं पे हम अपनी बातचीत को विराम देना चाहेंगे, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।